हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। एंड आई रियली होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम BLLB के 7 सेमेस्टर की कंपनी लॉ की वीडियो लेकर आए हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है। इसके अंदर आपको सारी यूनिट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है। प्लीज स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों के एग्जाम है कंपनी लॉ का। ठीक है। अब बात करें कंटेंट्स की। तो इसके अंदर हमने सारे कंटेंट्स डिस्कस करे हैं आपके पेपर की। हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, प्रमोशन ऑफ कंपनीज, मतलब ये सारे कंटेंट्स। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट कैपिटल, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें हमने जो है इस वीडियो में डिस्कस करी है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं चाहे अपने एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन। वैसे हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन का अभी तक सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया है, इतने क्वेश्चन इसके आए नहीं है। तो हमने ना हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, जो कि है पहला प्री इंडिपेंडेंस एरा। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारा कंपनीज एक्ट 1850 में आया था। ये हमारा एक फर्स्ट कंपनी लेजिस्लेशन था इंडिया के अंदर जो 1850 में आया। इस लेजिस्लेशन के बेसिस पे एक कंपनी फॉर्म्ड हुई थी जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो इस एक्ट के थ्रू फाउंड हुई थी भारत में पहली बार। फिर आया कंपनीज एक्ट 1866। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था जिसके अंदर रूल्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज डाले गए थे इस वाले एक्ट के अंदर। फिर कंपनीज एक्ट 1882 आया। ये जो एक्ट था हमारा इंग्लिश कंपनीज एक्ट से इंस्पायर्ड था। हमने इस एक्ट के अंदर इंग्लिश कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो सब इस एक्ट के अंदर डाले गए थे। उसके बाद हमारा आया इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 का। ये एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है। ये हमारा यूके कंपनीज एक्ट 1908 के बेस पर बेस्ड है। और इस वाले एक्ट को काफी ज्यादा अच्छा माना गया क्योंकि इसने 35 ईयर्स ऑलमोस्ट सर्व करा है कंपनी लॉ के अंदर। इसके अंदर बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, शेयर होल्डर्स राइट, रूल्स फॉर प्रोस्पेक्टस एंड कंपनी फॉर्मेशन, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। मतलब एक जो मेजर एरिया होता है हमारा कंपनी लॉ का, वो इस एक्ट के अंदर कवर करा गया था। इसलिए एज अ मेजर माइलस्टोन इस एक्ट को माना जाता है उस टाइम पीरियड का। फिर हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 आया। अब ये जो एक्ट था ये हमारा भाभा कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड था, जो कि हमारा 1 अप्रैल 1956 में इन्फोर्स हुआ। इसके अंदर 658 सेक्शन थे, 13 शेड्यूल्स थे। ये जो हमारा कंपनीज एक्ट था 1956 का, ये भी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेगिस्लेशन था। इसके अंदर सारे कोर प्रिंसिपल कवर थे, जैसे कि मैनेजमेंट को लेके, वाइंडिंग अप को लेके, शेयर कैपिटल को लेके, अकाउंट्स एंड ऑडिट को लेकर सारी चीजें इस एक्ट के अंदर अच्छे से कवर करी गई थी। उसके बाद 25th अमेंडमेंट जब हुआ तब हमारा आया कंपनीज एक्ट 2013, जो कि आज के टाइम में चल रहा है। इसी एक्ट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये जो था कंपनीज एक्ट, इसने हमारा जो प्रीवियस कंपनी एक्ट था उसको रिप्लेस करा। ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो CSR है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डिफाइन CSR या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CSR। तो CSR बेसिकली ऐसा होता है जो कोई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब जो भी कोई कंपनी जिसकी अर्निंग 500 करोड़ से ज्यादा है, वो अपना कुछ सम जो है वेलफेयर के लिए लगाएगी, उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मतलब जितनी भी कंपनी जिसकी 500 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग है, तो वो क्या करेंगे, वो लोग जो है वेलफेयर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा मैंडेटरी करा गया है। तो वो हमारा होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके साथ हमें 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट मिला, ई गवर्नेंस मिला, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स हमें मिले। ठीक है। वो सारी चीजें हमें इस एक्ट के अंदर मिली, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये बेसिकली एक सीरीज है
मतलब एक छोटा सा टेबल ऐसे 1815 में फर्स्ट कंपनीज एक्ट आया था, 1866 में सेकेंड कंपनीज एक्ट आया, फिर 1882 में आया, फिर 1913 में आया। तो इस तरह से जो एक्ट है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि कंपनी की ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो बेसिकली जो कंपनी है वो क्या है, कंपनी हमारा एक वर्ड जो लैटिन वर्ड है वहां से डिराइव्ड हुई है बेसिकली। कॉमन पेन्स से कंपनी बनी है जिसका मतलब है टुगेदर एंड ब्रेड। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है कॉमन पेन्स, वहां से हमें कंपनी मिली है। कंपनी वर्ड वहां से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है टुगेदर एंड ब्रेड। बेसिकली कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है पर्सन की जो अपनी मील्स साथ में लेते हैं। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who took their meals together, बेसिकली उस चीज को कंपनी कहा गया। अब हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट का, वो डिफाइन करता है कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी क्या है, बेसिकली एसोसिएशन है पर्सन्स की जो कि फॉर्म्ड या फिर रजिस्टर्ड करी गई हो अंडर प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में, या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में कोई भी कंपनी एज अ फॉर्म या रजिस्टर्ड करी गई है उसको कंपनी माना जाएगा एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। आप कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है क्योंकि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए हमारा कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि कंपनी को हम एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन मानते हैं, उसके खुद के राइट्स हैं, खुद की कॉमन सील है, खुद की अपनी ड्यूटीज है। कंपनी को स्यू भी कर सकते हैं और कंपनी स्यूड भी हो सकती है। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जब क्रिएट होती है तो सिर्फ प्रोसीजर ऑफ लॉ ही उसको एंड कर सकता है। इसके अलावा क्या होता है, कंपनी में लोग आते हैं लोग जाते हैं लेकिन कंपनी हमेशा रहती है। ठीक है, ओनली ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के थ्रू ही हम कंपनी को एंड कर सकते हैं। ठीक है, लोग कितने लोग आए कितने लोग गए उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपनीज की, तो इंडियन कंपनी एक्ट में काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हमें दी गई है, लेकिन हम वो पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से स्टैट्यूटरी कंपनी, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इन सब के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। बाकी अदर कंपनी हम रजिस्टर्ड कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बहुत सारी टाइप्स की कंपनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी स्मॉल कंपनी, तो ये सारी टाइप की कंपनीज होती हैं बट अपने को इतनी सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वो पढ़ते हैं जो कि पहले एग्जाम में आ चुकी हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंपनी ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। हमने क्या करा, जब हम कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने कंपनीज को डिवाइड कर दिया। पहले हम बात करते हैं कंपनीज जो लायबिलिटी के बेसिस पर है, जिसमें से है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसका बेसिक सा मतलब है किसी भी कंपनी का, फॉर इसका एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर था 100 रुपीज का, आपने 70 रुपीज दे दिए तो आप सिर्फ उससे रिमेनिंग 30 रुपीज ही और दोगे। उसमें कंपनी का क्या लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा हो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता, उसमें आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब आपकी सिर्फ उतनी लाइबिलिटीज हैं जितना कि आप उसमें एक शेयर ले रहे हो, उसके अलावा उसमें आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म होते थे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। फिर आया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब कोई भी कंपनी है उसकी लाइबिलिटी है उसके मेंबर्स की। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में मेमोरेंडम में मेंबर्स ने गारंटी दिया, उन्होंने अंडरटेक करा है, इस बात को उन्होंने अंडरटेक करा है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने एसेट्स को कंपनी को। जब कंपनी वाउंड अप होगी तब वो अपने एसेट्स क्या करेंगे, कंपनी को देंगे, अपने एसेट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी। तो वो होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई कंपनी है, अब वो वाउंड अप की सिचुएशन में है, लेकिन मैंने अंडरटेकिंग ली है कि हाँ जी जब कंपनी वाउंड अप होगी तो मैं अपने कुछ एसेट्स दूंगी कंपनी में, तो उस केस में मैं जो है अपने एसेट्स दूंगी कंपनी को जब वो वाउंड अप होगी। ठीक है, यूजुअली इसमें हमारा नॉन प्रॉफिट या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आता है। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसके अंदर जो उसके मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं कंपनी के डेब्ट्स को मीट करने के लिए। ठीक है, मतलब जिस केस में जो मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल एसेट्स को यूज करते हैं कंपनी के डेब्ट्स को पूरा करने के लिए।
आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका एग्जाम है उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तो हमारे पास है 1% कंपनी। 1% कंपनी के अंदर एक ही व्यक्ति होता है, वही सब कुछ होता है, वही अपनी पूरी कंपनी को रन करता है। लेकिन वो एक व्यक्ति नॉमिनेशन में रख सकता है, बाय चांस कल को उनकी डेथ होती है तो दूसरा व्यक्ति उस चीज में नॉमिनेट हो सकता है। ठीक है। फिर है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 लोग होने चाहिए या फिर 200 मेंबर्स उसके अंदर होने चाहिए। ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रांसफर ऑफ शेयर। और प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए। बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, अपना सब्सक्राइबर बना सकती है। इसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, और लिमिट कितने भी मेंबर्स पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करें कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बेसिस ऑफ कंट्रोल में कौन सी कंपनी आती है? जैसे होल्डिंग कंपनी आती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है कोई भी कंपनी जिसने क्या करा हुआ है, अपने जो शेयर्स हैं उसको एंटायरली या पार्शियली किसी कंपनी ने उसको होल्ड करा हुआ है। मतलब कि मेरी कंपनी के शेयर को अगर कोई व्यक्ति ने पार्शियली या फिर थोड़े या फिर सारे होल्ड कर रखे हैं, तो उस केसेस में वो जो व्यक्ति है उसका भी ऐसा माना जाएगा कि वो होल्डिंग या फिर पेरेंट कंपनी है। मतलब जो भी कोई कंपनी शेयर होल्ड करती है किसी दूसरी कंपनी में, तो उसको होल्डिंग और पेरेंट कंपनी कहा जाता है। ठीक है। सब्सिडरी कंपनी मेरी ही जैसी कंपनी है, मैंने खोल दी अपनी कंपनी की, मैंने कही सब्सिडरी खोल दी, तो वो हो गया हमारा सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो होती है जैसे कि किसी और कंपनी के अंदर हमारे 20% से ज्यादा हमारी शेयर होल्डिंग है, तो हम उसके अंदर हमारी उस कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी बन जाती है, तो वो हमारी एसोसिएटेड कंपनी होती है। ठीक है। समझ आया? अब अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप अपने जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके अंदर 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल हो, या फिर दोनों ही गवर्नमेंट जो है 50% उस पर कंट्रोल कर रही है उसके शेयर कैपिटल पे, तो वो हमारा गवर्नमेंट कंपनी होती है। फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो आउटसाइड द इंडिया है, बट वो जो कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस इंडिया में कंडक्ट कर रही हैं, वो होती है हमारी फॉरेन कंपनीज। चाहे वो कोलैबोरेशन करके कर रही हो कंपनीज के साथ, वो सब हमारा फॉरेन कंपनीज में आता है। चैरिटेबल कंपनी जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टेब्लिश करी जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना काम करती है। इनका कोई लार्ज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है इन कंपनीज का। ठीक है। अब बात करें स्टैट्यूटरी कंपनी का। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो पार्लियामेंट या किसी भी स्पेशल एक्ट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू स्टेब्लिश करी गई हो, वो हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी होता है। ठीक है। और ये जो हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल सेक्टर में या सोशल वेलफेयर के लिए ये कंपनी स्टेब्लिश करी जाती है। ठीक है। बेसिकली ये वो कंपनीज है जो कि पार्लियामेंट स्पेशली अपने कुछ एक्ट से इसको क्रिएट करता है। ठीक है। तो हमारा स्टेचुटरी कंपनी में आता है, जैसे कि एलआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब हमारा एग्जाम्पल है एक किसका? स्टेचुटरी कंपनीज का। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस से बात करें तो एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। जिस टाइम पे कंपनी बन के रेडी हो जाती है उस टाइम पे अपनी उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। सालमन वर्सेस सालमन कॉर्पोरेट लिमिटेड में कहा गया था कि कंपनी क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है। इस केस में क्या होता है? कंपनी के लायबिलिटीज होती है, उसके मेंबर्स जो है लायबल नहीं होंगे कंपनी के डेब्ट्स के लिए। परपेचुअल सक्सेशन, ओनर्स या मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं बट कंपनी हमेशा रहती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें क्या है? जो कंपनी है वो अपने जो शेयर्स हैं उसमें जो अपने इंटरेस्ट है कंपनी के मूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल मैनर में क्या कर सकती है? अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी की। तो कंपनी क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी को इनकॉर्पोरेट कर सकती है कंपनी अपने नाम पर किसी भी चीज को। उसके साथ साथ कंपनी होल्ड या फिर एंजॉय कर सकती है प्रॉपर्टी को अपने खुद के नाम पर। ठीक है। अब कंपनी के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है
उस पे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर जो उसके मेंबर्स हैं कंपनी के वो क्लेम नहीं कर सकते। अब बात करें डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अब अगर आपने कंपनी खोले तो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, अब आप कंपनी खोल रहे हैं तो आपको सारे रेगुलेशन जो है, जितना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है वो सब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सारे प्रोटोकॉल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, वो सारी चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेगी पहले कंपनी खोलने से पहले। मतलब जितने भी मैंडेटरी रूल्स हैं उन सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑन गोइंग पेपर वर्क, जब भी आपको सारा अपना पेपर वर्क फुल करना पड़े, जैसे फाइनल एनुअल रिपोर्ट है, फाइनल स्टेटस ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। टैक्स रिटर्न्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑडिटिंग, वो सारी चीजें आपको जो है अपना ऑनगोइंग पेपर वर्क अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। डिफिकल्टी इन रिजॉल्विंग, कंपनी खोल लेना एक बार को आसान है, लेकिन उसको वाइंड अप करना भी काफी इजी नहीं होता है। ठीक है, काफी चैलेंज आते हैं जब आप कंपनी को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, काफी नेसेसरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं जब हम कंपनी को डिसॉल्व करते हैं, और वो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो ये कुछ हमारी क्या है, ये कुछ हमारी डिसएडवांटेजेस हैं कंपनी की। अब आए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड लिफ्टिंग वेल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफी बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। दो तीन चीजें हैं जो पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं, जिसमें से एक ये है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होता है बेटा? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है कोई भी कंपनी अपॉन इनकॉर्पोरेशन, जब वो एक लीगल एंटिटी या फिर एक सेपरेट लीगल एंटिटी जब वो बन जाती है, लोग अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी की खुद की पहचान बन जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, जब कंपनी बन के रेडी हो गई है तो कंपनी अलग है, उसके लोग अलग है, उसके ओनर अलग है, उसके मेंबर्स अलग है, सब लोग अलग है और कंपनी अलग है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को मतलब जो हमारी कॉरपोरेशन है उसको हम आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं, क्योंकि कंपनी के अपने खुद के राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है। जैसे कि राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम, कंपनी के पास राइट है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, वो स्यू भी कर सकती है, सूट भी हो सकती है, और ये एक नेचुरल पर्सन है। तो आप कंपनी है तो टैक्सेस तो इसे भी देने पड़ेंगे, इनकी भी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती हैं। कंपनी अपने खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद कंपनी अगर लोन लेती है तो उसकी लायबिलिटी भी रहती है कि वो लोन को रीपे करे, अपने क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करे। तो ये सारी ड्यूटीज रहती है कंपनी की। बात करें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, तो सबसे पहले आपको बताना है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती क्या है। अच्छा, एक बेसिक सी चीज ना, अ, किसी ने मुझसे व्हाट्सएप में पूछा था कि आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। अगर कभी भी ना एग्जाम में ऐसे कोई आंसर आता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना कि डिस्कस अबाउट द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या फिर लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट वेल, जब ऐसी कोई बात आ रही है तो सीधा कॉर्पोरेट वेल पे नहीं जाते कि कॉर्पोरेट वेल ये है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, नहीं। सबसे पहले कंपनी बताओ, कंपनी के बाद कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बताओ, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दो कि इसके अपने राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, वो सब बताओ। उसके बाद कॉर्पोरेट वेल पर जाओ। ठीक है, ऐसे अगर आप ऐसे एक सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे ना तो आपकी वेटेज भी गेन होगी। उसके बाद ये एक पैटर्न मतलब एक तरीका होता है आंसर्स को अटेम्प्ट करने का, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन में होते हैं, तभी आप उसमें कंटेंट ज्यादा लिख पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप अडॉप्ट करो तो बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसे कि इसमें केस लॉ है, सालमन वर्सेस सालमन का। इस केस के अंदर कहा गया था कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो ये जो केस है ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ये केस इस मामले में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो एआईबी हो या फिर कोई क्लैट हो या कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उन सब में ये केस काफी बार पूछ लिया जाता है। सालमन वाला केस तो काफी बार पूछा जाता है, इवन एआईबी में भी काफी बार आया है। और आई थॉट इस वाले में भी आया था, जो अभी हुआ है पेपर उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये एक पेपर है जो बात करता है कि जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, इसके अंदर मिस्टर सालमोन थे, वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ही सोल्ड हिज ओन बिजनेस, वो अपने खुद के बिजनेस को सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और उसका एक शेयर होल्डर बन जाता है, मतलब अपना खुद का बिजनेस बेच के वो एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, लेटर क्या होता है, कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट। तो इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि कंपनी तो सॉल्वेंट की थी ना, तो पर्सनली लायबल होना चाहिए डेब्ट्स के लिए।
उसके बाद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उन्होंने कहा कंपनी एक सेपरेट है, उसके शेयर होल्डर अलग हैं और कंपनी अलग चीज है। तो इस केस में जो सैलमन था उसको पर्सनली लायबल नहीं करा गया था। तब ये बात कहा गया कि जो कंपनी है उसकी अपनी खुद की लीगल पर्सनैलिटी है और एक वो लीगल मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और शेयर होल्डर्स जो है एंजॉय कर सकते हैं अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी को। अभी जो हमारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी केस है वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन जो केस है, इसके अंदर वेल को लिफ्ट करा गया था इन केस ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग। इसके अंदर कहा गया जो हमारी कॉर्पोरेट वेल होती है हम उस वेल को लिफ्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ चीटिंग या फिर फ्रॉड। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो स्किपर कंस्ट्रक्शन था ये लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे थे इस नाम पे कि हम लोग जो है पब्लिक बिल्ड करेंगे, मतलब ये लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे थे फ्लैट्स बिल्ड करने के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उस पैसे को मिस यूज करा और उसके साथ साथ जो बायर्स थे उन सबको चीट करा। ठीक है। और इन्होंने एक डिफरेंट कंपनी बना ली इन सारे फ्रॉड को हाइड करने के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कंपनी क्रिएट करे जा रही है फ्रॉडलेंस एक्ट के लिए, उस केस में हम वेल को जो है लिफ्ट कर सकते हैं। और इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ था, जबकि रूल क्या है कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के नाम पे फ्रॉड करता है या फिर चीट करता है या कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उस केस में कंपनी के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उन सबको सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करा जाएगा। और वो जो इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व है उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनकी जो पर्सनल एसेट थे उनको यूज करा गया विक्टिम्स को रीपे करने के लिए। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है। लिफ्ट जो हमारी वेल है उसको लिफ्ट करा जा सकता है फ्रॉड एंड चीटिंग के केस में। अब अगर हम बात करें द कॉर्पोरेट वेल, तो कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है बेसिकली। तो कॉर्पोरेट वेल क्या है, एक लीगल शील्ड है जो कि सेपरेट करती है कंपनी को उसके लोगों से जो कि उसे चला रहे हैं। ठीक है। तो एक बेसिकली क्या है, ये एक शील्ड की तरह काम करती है कॉर्पोरेट वेल। इसका मीन्स है कोई भी कंपनी जो है एज इट्स ओन, मतलब कोई भी कंपनी कानून के सामने एक पर्सन है, मतलब कोई भी कंपनी को हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है। कोई भी थिंग अगर गलत होती है किसी बिजनेस के अंदर, लाइक किसी बिजनेस में किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेंट कर दी, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो ऐसे केस में जो हमारा ओनर होता है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उस केस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट वेल है वो हमारे बिजनेस ओनर्स को क्या करती है, रिस्क से बचाती है ताकि वो अपनी कंपनी को बिना किसी चिंता के आराम से उसको रन कर सके। ठीक है। क्योंकि अगर सब बिजनेस ओनर ये सोचने लग जाए काम करते हुए कि अरे आज हमारा नुकसान हो रहा है कल हमारे घर से ही पैसे ना चले जाएं इन सारे नुकसान को भरपाई करने के लिए, तो इस केस में वो लोग सही से अपना बिजनेस रन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था द कॉर्पोरेट वेल का कि जो बिजनेस ओनर हैं वो अपना आराम से काम रन कर सकते हैं, कंपनी के लिए वो लोग पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ठीक है। उनकी जो पर्सनल सेविंग है या उनकी जो प्रॉपर्टी है उस बिजनेस के अंदर अगर कल को बिजनेस फेल हो जाता है तो वो सब वो लूज नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कॉर्पोरेट वेल का। इसका मेजर दो इसका फंक्शन था वो यही था कि जो ओनर्स हैं उसको बिहाइंड ही रखा जाए, उस वेल मतलब उस पर्दे के मतलब उस चीज के अंदर उसको रखा जाए, घूंघट के अंदर, मतलब कि ठीक है। सो तो बेसिक सी बात है कॉर्पोरेट वेल इसलिए ही लाई गई थी ताकि जितने भी ओनर्स हैं जो कि उस वेल के पीछे, मतलब वो जो घूंघट है उस वेल के पीछे जितने भी ओनर्स काम कर रहे हैं वो फ्रीली उस काम को कर सकते हैं। वो ये ना सोचे कि कल को अगर बाय चांस कंपनी में लॉस होता है, वो भी बाय चांस फ्रॉड या चीटिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, अगर बाय चांस कंपनी को लॉस होता है तो बिजनेस ओनर जो है पर्सनली उसमें लायबल नहीं होंगे। ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल लाया गया था। ठीक है। एक तरह से आप इसे शील्ड मान सकते हैं बिजनेस ओनर्स के लिए। अब लिफ्टिंग द वेल मतलब उस घूंघट को उठा देना, उस जो शील्ड है उसको ब्रेक डाउन कर देना, उसको हटा देना, उसका मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें लिफ्टिंग द वेल, इसका बेसिकली मतलब ये है जो कॉर्पोरेट वेल है वो प्रोटेक्ट करती है ऑनेस्ट बिजनेस ओनर्स को ताकि वो पर्सनली लायबल ना हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उस चीज का जो है अनफेयर एडवांटेज लेते हैं
उस केसेस में क्या होता है, जो भी कोई इंडिविजुअल कंपनी के पीछे होता है, जो उस बिजनेस को कैरी कर रहा है, जो कि फ्रॉड कर रहा है कंपनी के नाम पे, इस केस में जब हम लिफ्ट करते हैं वेल को, तो जो व्यक्ति उसके पीछे है वो लायबल होगा उन सारे लॉसेस के लिए। ठीक है, जो उसके रॉन्गफुल एक्ट या फिर फ्रॉड के चक्कर में लोगों को हुए हैं। They do this with the intention of keeping the profit but pushing the blame or liability onto the company। अब ये जो बेसिकली लोग फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के नाम पे, वो लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें तो इन्हें पता है ना कंपनी लायबल होगी, पर्सनल लायबल नहीं होगा। तो इस चक्कर में लोग कंपनी के नाम पर जो फ्रॉड करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो ब्लेम है वो कंपनी पे लगे, लायबिलिटी सारी कंपनी पे जाए। ऐसे सिनेरियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट वेल को, देखने के लिए कि कंपनी के पीछे कौन है जो ये सब चीजें रन कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट है उसमें भी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन दी गई है कि किस केस में बेल जो है लिफ्ट करी जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लीगैलिटी क्या है डॉक्ट्राइन की, इस इंडिया के अंदर इस डॉक्ट्राइन की क्या लीगैलिटी है। तो अभी जो हमने केस देखा डीडीए का, वो एक बड़ा एग्जांपल है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वो वेल लिफ्ट की थी देखने के लिए कि उस कंपनी के अंदर कौन व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है थ्रू प्रीसिडेंट्स काफी ज्यादा डेवलप हुआ है हमारे इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट। अब वेल किस किस सिनेरियो में लिफ्ट करी जाती है, तो बेसिकली फ्रॉड या फिर कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहा हो सामने, मतलब फ्रॉड या कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहा हो, कोई भी जो अवॉइड कर रहा हो लीगल ऑब्लिगेशन को, मिसयूज कर रहा हो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, एजेंसी किसी ने बना रखी हो कंपनी के नाम पे, किसी ने कोई एजेंसी बना रखी हो, ठीक है, किसके लिए, सिर्फ मिसयूज पर्पस के लिए। टैक्स इवेजन, कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा हो या टैक्स को अवॉइड कर रहा हो, इन सारे सिनेरियो के अंदर कोर्ट के पास पावर है कि वो जो वेल है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया हो। अब अगर हम बात करें प्रमोशन ऑफ कंपनीज की, लेट्स स्टार्ट विद प्रमोशन ऑफ कंपनीज। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 20 बेसिकली कंपनीज के बारे में बताता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कंपनी का मतलब क्या है, कोई भी एसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म्ड करी गई है और रजिस्टर्ड करी गई है अंडर या तो प्रेजेंट कंपनी लॉ में या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, तो वो सब हमारे कंपनी में आता है। अब बात करते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनीज। देखिए, प्रमोशन हमारे इंडियन कंपनी एक्ट में कहीं भी ऐसे स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है। ठीक है, प्रमोशन प्रमोशन क्या है, प्रमोशन बेसिकली एक फर्स्ट स्टेज है कंपनी की फॉर्मेशन की। पर्सन जो इनिशिएट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी उसको हम प्रमोटर्स कहते हैं। जो भी कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन को इनिशिएट कर रहा है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, इट नीड टू बी नोटेड दैट पर्सन जो एक्टिंग कर रहा है ओनली, मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति है, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना एक्ट कर रहा हो। प्रमोटर्स में वही लोग आते हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, प्रोमोटर्स वो सारी चीजें करते हैं इंसेप्शन ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया बनाने से उसको, आइडिया को आगे इनकरेज करने से लेके वो सारे स्टेप जितने भी होते हैं वो सब प्रोमोटर्स ही पूरे करते हैं। किसी भी एग्रीमेंट में आना बैंकर्स के साथ या ड्राफ्ट करना मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल, वो सारे काम हमारे प्रोमोटर्स ही करते हैं। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं कंपनी की फॉर्मेशन को, वो लोग हमारे प्रोमोटर्स होते हैं। प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले तो हम बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से हम उस अपॉर्चुनिटी को पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या उसका रोड मैप होगा, क्या उसका क्राउड रहेगा, क्या उसकी फुटप्रिंट होगी, वो सब चीज़ें। उसके बाद असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, लीगल फाइनेंशियल टेक्निकल जिस भी वे में रिसोर्सेज की जरूरत होती है उन सबको अरेंज करते हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट्स, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं। उसके बाद ये आरओसी को सबमिट करते हैं और जो भी कोई कंपनी है उसको एक लीगल एक्सेस एग्जिस्टेंस में लाते हैं। कौन लोग लाते हैं, प्रोमोटर्स। ठीक है, प्रोमोटर हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 69 में दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया who has been named as such in a prospectus or is identified by the company, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि प्रोस्पेक्टस में
या फिर आइडेंटिफाई करा गया है कंपनी के द्वारा एज एन प्रमोटर, वो व्यक्ति हमारा प्रमोटर माना जाएगा। ठीक है। और वो जो प्रमोटर है उसका कंट्रोल होगा ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के अफेयर्स में उनका कंट्रोल होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, उनका शेयर होल्डर में भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ प्रमोटर्स जो हैं एडवाइस कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। अब जो हमारे प्रमोटर्स होंगे वो व्यक्ति वो नहीं होने चाहिए जो कि अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो। ठीक। सिंपल सी बात। जैसे कि प्रमोटर कौन होगा, कोई भी पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर्स को, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली शेयर होल्डर में लगा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति जो एडवाइस कर रहा हो या डायरेक्शन दे रहा हो या इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो सब हमारा प्रमोटर में आता है। एक्सेप्ट वो व्यक्ति नहीं होगा जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा हो। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स के क्या फंक्शन रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है, फिर उसमें अपना काम स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट लेंगे, फॉर्मेशन करेंगे कंपनी की। ठीक है। उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, लीगल फैसिलिटी क्या रह सकती है, उन सब चीज़ों को ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस हिसाब से ये अपना मनी एंड एफर्ट उस पर इन्वेस्ट करते हैं। असेंबलिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद जब ये सबसे पहले जब किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में रिसर्च करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्शन के लिए जो भी कोई फैक्टर ज़रूरी है, चाहे कोई भी डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना या फिर नेम्स को सिलेक्ट करना या फिर बिजनेस लोकेशन को एलोकेट करना, प्लांट मशीनरी या कोई भी एसेट्स को अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशन से, ये सारे के सारे काम जो हैं ये लोग करते हैं। फाइनेंस ये लोग अरेंज करते हैं कंपनी के लिए, जो भी कोई फाइनेंस यूज होगा उन सबको ये अरेंज करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे की डॉक्यूमेंट्स होते हैं MON AOA उन सबको ये ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है। वो हमारे कुछ फंक्शंस थे प्रमोटर के। अब बात की जाए इनकी ड्यूटी की, तो प्रमोटर एज अ फिड्यूसी पोजीशन होती है प्रमोटर की, क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है प्रमोटर्स का। ठीक है। जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और ये बात हमारे एल्जर वर्सेस सोमरेओ फोस्ट्रो केस में कहा गया था। इस केस के अंदर कहा गया था जो प्रोमोटर्स है वो एक फिड्यूसरी पोजीशन होती है उनकी कंपनी के प्रति। ठीक है। तो बेसिकली प्रोमोटर्स की एक फिड्यूसरी पोजीशन होती है। और उसके बाद ये डिस्क्लोज जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं ये उन सारे फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे, स्पेशली जब भी प्रॉफिट हुआ है उन सब चीज़ों को भी ये डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी कंपनी रिसाइंड हो सकती है, मीन्स कैंसिल हो सकती है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, और ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको रिकवर कर सकते हैं सीक्रेट प्रॉफिट्स को। बेसिक सी बात। अब ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा, उनको जो भी कोई प्रॉफिट होगा ये उसको डिस्क्लोज करेंगे। ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, इनका मेजर कंसर्न रहेगा कि ये अपने खुद के इंटरेस्ट को साइड रखेंगे। ठीक है। अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट को ये लोग साइड रखेंगे, किसी भी तरह का डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग अपना जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज, तो इनकी सिविल और क्रिमिनल दोनों लाइबिलिटीज होती है। सिविल लाइबिलिटी, अगर इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ भी मिस स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, सामने वाले से अपने प्रोस्पेक्ट मतलब सामने वाले को सब्सक्राइब कराने के लिए इन्होंने कोई भी अगर गलत स्टेटमेंट लिख दी है तो वो सिविल लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है। और बाकी क्रिमिनल एबिलिटी में अगर उन्होंने कोई भी मिसलीडिंग फॉल्स क्लेम डाल दिया है अपने प्रोमोटर्स उस केस में क्रिमिनली लायबल होंगे। इस केस में उन्हें 2 इयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, उसके साथ इन पर फाइन भी लग सकता है 5,000 तक का, या फिर दोनों। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी जाती है। इसको एज अ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की फाउंडेशन, कंपनी का सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इसके अंदर एक कंपनी अपना स्कोप, उसके एक्टिविटीज, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब का सब, वो सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेके काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 56 में मेमोरेंडम के बारे में हमें बताया गया है एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। अब अगर हम बात करें क्लॉज 4, एमओए कंटेन्स 6 एसेंशियल क्लॉजेज। एमओए के हमारे अंदर 6 एसेंशियल क्लॉज है, जिसमें से आता है नेम क्लॉज। सबसे पहले कोई भी एमओए होगी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक है, कंपनी के लिए लिमिटेड हो, पब्लिक कंपनी के लिए, ये चीज सबसे पहले एक भी कोई भी मेमोरेंडम इस चीज को शो करेगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये बताता है कि कहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, इसका ऑफिस किधर रजिस्टर्ड है। इसके अंदर आरओसी होगी, जिसके अंदर इसकी सारी ज्यूरिसडिक्शन लिखी हुई होगी एक मेमोरेंडम के अंदर। ठीक है। मेमोरेंडम बेसिकली क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है मेमोरेंडम, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, उसके एक्टिविटीज, उन सब चीजों के बारे में बताता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है जो कि इसके मेन ऑब्जेक्ट बताता है, इसके एनिसिलरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, उसके अदर लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। कोई भी कंपनी अपने एमओए के आगे या अपने एमओए के बियॉन्ड कोई भी कंपनी कोई भी काम ऑपरेट नहीं कर सकती। ठीक है। इसमें लायबिलिटी क्लॉज भी होता है कि किस सिचुएशन में जो कंपनी है वो लायबल होगी। और इसके अंदर ये भी होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी अलग, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है। ये सारी की सारी चीजें हमारा एमओए के अंदर पहले से ही मेंशन होता है। कैपिटल क्लॉज होता है कि स्टेट ऑथोराइज करती है उसके शेयर कैपिटल को एंड उसकी क्या डिवीजन है, वो सारी चीजें भी हमारा एमओए के अंदर मेंशन होती है। ठीक है। एमओए के अंदर सब्सक्राइबर्स की डिटेल भी होती है, मतलब वो डिटेल रहती है उसके अंदर सब्सक्राइबर्स के लिए। जो भी लोग एमओए साइन करते हैं, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति एमओए साइन कर रहा है तो वो उसका सब्सक्राइबर बनता है, जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपनी करती है, वो सब एमओए के अंदर लिखा होता है। ठीक है। अब एमओए जो है हमारा बाइंडिंग होता है। और दूसरी बात, अगर कोई भी एक्ट बियॉन्ड एमओए कोई भी कंपनी कर रही है तो उसको अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। अल्ट्रा वायरस मतलब एक्ट डन टू बी बियॉन्ड द लीगल पावर ऑफ अथॉरिटी, मतलब मैंने कोई भी एक्ट करा जो कि मेरी लीगल पावर के बाहर था, या मेरी अथॉरिटी के बाहर अगर मैं कोई भी एक्ट करती हूँ, उसको अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति एमओए के बाहर कोई काम करेगा कंपनी में तो उसको क्या माना जाएगा, उसको अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, काफी टाइप के फॉर्म्स होते हैं, ABCDE, ये 5 तरीके के फॉर्म्स होते हैं मेमोरेंडम के, जिसके बारे में हमें दे रखा है। जैसे टेबल ए जो होती है वो एप्लीकेबल होती है कंपनीज की जो हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। बी जो है वो एप्लीकेबल होती है कंपनीज की जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। सी जो एप्लीकेबल होता है हमारी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है लेकिन उनके खुद के ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है। ये कोई पूछता नहीं है बट इसमें मैंने फिर भी लिख दिया। जो टेबल डी होती है वो एप्लीकेबल होती है अनलिमिटेड कंपनीज के जो ऑथोराइज नहीं होते हैं शेयर कैपिटल के लिए। ठीक है। एमओए मतलब कि एटलीस्ट 7% इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आप कभी भी कोई पब्लिक कंपनी सेटअप कर रहे हो तो उसके अंदर 7% होने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर्स हैं उतना सुफिशियंट होता है। ठीक है। तो मेमोरेंडम क्या होता है, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का। अब बात करते हैं एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है किसी भी कंपनी का, वो कंटेन करता है उसके रूल एंड बायलॉज, रूल्स एंड बायलॉज कंटेन करता है। और हमारा एमओए कंटेन करता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब चीजें। एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। एओए हमारा सब ऑर्डिनेट होता है एमओए का। ठीक है। एंड कंपनी इज गवर्न, बेसिकली जो कंपनी है वो गवर्न होती है एमओए के थ्रू, लेकिन एओए जो है उसको उसकी ड्यूटीज और उसके लॉस के बारे में बताता है, क्या रेगुलेशंस रहेगी, किस तरह से कंट्रोल रहेगा, वो सब चीजें हमें एओए बताता है।
हर कंपनी का अपना एओए होता है, जो कि ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि कंपनी के इंटरनल राइट्स क्या है, वर्किंग क्या है, मैनेजमेंट एंड ड्यूटीज क्या है। ये सारी चीजें हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है किसी भी कंपनीज का। ठीक है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 5 डिफाइन करता है आर्टिकल्स का। अब अगर हम बात करें किसी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या कंटेंट रहते हैं, तो उसके अंदर शेयर कैपिटल को लेके सारी बातें दी गई होगी। ठीक है। उसके साथ साथ रेम्यूनरेशन को लेके, पावर्स को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन को लेके, वो सारी नेसेसिटी वाली बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। रूल्स क्या है कंपनी के, ये भी दिया जाएगा। ठीक है। कंपनी के अकाउंट्स एंड ऑडिट की डिटेल्स होगी। प्रोविजन रिलेटेड टू कंपनी के जो बोरोविंग पावर्स हैं कंपनी के, उसके बारे में दिया गया होगा। प्रोविजन जो हमारे कंडक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो मीटिंग किस टाइप कंडक्ट होगी, किस तरह से कंडक्ट होगी, वो सारी चीजें। प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें हमारी एओए के अंदर दी जाती है। एमओएन एंड एओए दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ती है। अब एओए बनवाने का पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो इंटरनल रूल्स हैं कंपनी में, उसको रेगुलेट करा जा सके। ठीक है। कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डायरेक्टर्स को या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है। ठीक है। इसके कुछ केस लॉ है, जैसे कि आशवरी रेलवे कैरेज कॉर्पोरेशन वर्सेस राइस का ये केस है। इसके अंदर कहा गया था कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही है अपने एमओए से बियॉन्ड, तो उसको अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड माना जाएगा। ह्यूटेन वर्सेस वेस्ट कॉर्क रेलवे का क्वेश्चन केस लॉ था, जिसके अंदर कहा गया एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट ऑथराइज एक्ट आउटसाइड कंपनीज पावर अंडर एमओए। एमओए के अंदर जो भी कंपनी को पावर दी गई है, आप उसके बाहर काम नहीं कर सकते। सो ये दो मेजर केस लॉज हैं हमारे अल्ट्रा वायरस के ऊपर। अब बात करें इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एमओ एंड एओए के बीच में। अब जिस तरह से रिलेशन है ना, आप उस तरह से डिफरेंशिएट भी इनका कर सकते हैं। जो एमओए जो है, ये एक चार्टर है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है। एओए हमारा रूल बुक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बता रहा है कि कंपनी के अंदर ये ऑब्जेक्टिव है, ये है वो, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, ये उसके मेजर गोल्स हैं, उन सब चीज के बारे में हमें एमओए बता रहा है। उसकी जो रूल बुक है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो हमारा एओए बताता है। ठीक है। एमओए के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, स्कोप दिया गया है कंपनी का। एओए के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को लेकर। एमओए बताता है व्हाट द कंपनी कैन डू, कंपनी क्या कर सकती है। और एओए बताता है कि कोई भी कंपनी उसे किस तरह से करेगी। एओए इज अ सबऑर्डिनेट टू एमओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हार्मनी बनाता है। ठीक है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एमओए और एओए के बीच में, तो हमेशा एमओए प्रिवेल करेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड और मॉडिफाई एनीथिंग रिटन इन मेमोरेंडम। देयर द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज। अब देखो हमारा जो ऐश्वर्य रेलवे कैरेज कॉर्पोरेशन वर्सेस रिच के केस में जो प्रिंसिपल था कि कोई भी व्यक्ति एमओए के बाहर कोई काम करता है, तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि एमओए को आप जल्दी से जो है चेंज नहीं कर सकते, एक बार को एओए को आप कर सकते हो। एमओए के अंदर लिमिट है, और एओ के अंदर बताया है कि उन सारी लिमिट्स को आपको किस तरह से कॉपरेट करना है, या किस तरह से उन लिमिट्स को मैनेज करना है। ठीक है। तो ये डिफरेंस या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। एमओए रिजिड है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी नहीं चेंज कर सकते हो। एओए फ्लेक्सिबल है, आप उसके अंदर ड्यूटीज ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, लेकिन एमओए इज मोर इम्पोर्टेंट देन एओए। ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसके बारे में ये पेपर में पहले आ चुका है। अल्ट्रा वायरस का मतलब हमने अभी देखा था, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं कंपनी की पावर के बियॉन्ड, तो वो हमारा अल्ट्रा वायरस या फिर वॉइड उसको माना जाएगा, उस एक्ट को। ठीक है। इस डॉक्ट्राइन का पर्पस क्या है? जो शेयर होल्डर है उनको प्रोटेक्ट करा जाए, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करा जाए, सर्टेन पावर दी जाए, और जो मिसमैनेजमेंट है उसको प्रिवेंट करा जाए, ताकि डायरेक्टर जो है मिसयूज या फिर पॉइंट्स का कोई भी मिसयूज ना करे। ठीक है। अगर आप एमओए के बाहर अपनी पावर को यूज कर रहे हो, तो वो 100% वॉइड होगा। अगर आप
एओए के बाहर अपनी पावर को यूज कर रहे हो, तो आप उसमें अगर आप एओए में रेटिफाइड कर लो या फिर उसको ऑल्टर कर लो, तभी वो वैलिड रहेगा। ठीक है। अल्ट्रा वायरस अगर डायरेक्टर्स हैं, अगर डायरेक्टर्स अल्ट्रा वायरस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी लीगल कैपेसिटी या अपनी लीगल जो उनको अथॉरिटी है उसके बाहर अगर वही कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा वैलिड तब होगा जब शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो भी वॉइड माना जाएगा। अगर कोई कंपनी अपने अल्ट्रा वायरस मतलब कोई कंपनी अपनी लीगल कैपेसिटी के बाहर काम कर रही है, तो उसको रेटिफाइड नहीं करा जा सकता, तो ये भी हमारा वॉइड माना जाएगा। वॉइडेबल। वॉइड माना जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी लीगल पोजीशन क्या है? तो अंडर इंडिया लॉ एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू एमओए या फिर कंपनीज एक्ट, या उन सबको हमने अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड माना है। ठीक है। सो बेसिक सी बात, अल्ट्रा वायरस का छोटा सा मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जो आपकी पावर के बियॉन्ड है। मतलब कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो कि उसके पावर के बियॉन्ड है, तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा और वो काम वॉइड माना जाएगा। ठीक है, समझ आया अल्ट्रा वायरस का मीन्स क्या होता है? ये केस लॉ भी हमने पीछे ही देखा था। अब आया लक्ष्मण स्वामी मुदलिर मुदालिर का एक केस वर्सेस एलआईसी। लक्ष्मण स्वामी वर्सेस मुदालिर का एक केस है एलआईसी का। इसके अंदर ये कहा था कंपनी मेड डोनेशन आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट। इवन अगर कंपनी कोई डोनेशन भी बना रही है अपने प्रोजेक्ट्स के बाहर, तो उसको भी अल्ट्रा वायरस माना गया। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस के क्या इफेक्ट हैं? ठीक है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, तो बेसिकली कैन नॉट बी रेटिफाइड, ये रेटिफाइड नहीं करी जाती है। कंपनी कैन नॉट बी सूड फॉर इट। डायरेक्टर इस केस में पर्सनली लायबल हो सकते हैं, और जो फंड यूज करे गए हैं उनको रिफंड करा जाएगा टू द कंपनी। बेसिक सी बात। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एक्ट आप अपनी कैपेसिटी के बाहर करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, मतलब कि वॉइड माना जाएगा। हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग वेल, जिसमें हमने पढ़ा है कॉर्पोरेट वेल होती है जो कि बिजनेस ओनर्स को और जो हमारी कंपनी है उन दोनों को सेपरेट पोजीशन देती है, और उसमें बिजनेस ओनर जो है पर्सनली लायबल नहीं होते अगर कल को कंपनी को कोई नुकसान होता है तो। लेकिन उसमें कुछ सिनेरियो दिए गए हैं। तो हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी कवर करे। हमने प्रोमोटर्स के बारे में पढ़ा कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं। ठीक है, तीन चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं, इससे आगे का भी पढ़ चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट है ये तीन बातें। हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी कंपनीज के बारे में पढ़ा, 1% कंपनी पढ़ी हमने। उसके साथ साथ हमने पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज पढ़ी। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये जो डॉक्ट्राइन है हमारी, ये प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर्स को जो कंपनी के अंदर डील करते हैं। बेसिकली ये कहते हैं जो भी आउटसाइडर कंपनी के अंदर डील करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओएन एओए, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इंटरनल प्रोसीजर। मतलब जो भी कोई लोग आउटसाइड डील कर रहे हैं कंपनी में, उनको कंपनी के एमओए और एओए के बारे में पता होना चाहिए, चाहे उनको इंटरनल प्रोसीजर पता हो या ना पता हो। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुरुकंद 1856 इस केस के थ्रू इवॉल्व हुआ था। अब हमें इस डॉक्ट्राइन की क्यों जरूरत पड़ी? टू प्रोटेक्ट इनोसेंट आउटसाइडर्स फ्रॉम सीक्रेट इरेगुलरिटीज इनसाइड द कंपनीज। कंपनी के अंदर जो सीक्रेट इरेगुलरिटीज होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। टू बैलेंस द हार्शनेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, टू इंश्योर स्मूथ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, इन सब चीजों के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया गया। ठीक है। इसलिए इसमें सिर्फ इतनी सी बात भूली गई, जो भी आउटसाइडर लोग हैं किसी कंपनी को सब्सक्राइब कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के साथ किसी भी कंपनी का वो शेयर ले रहे हैं या बाहर से वो किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, अगर उनको कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बट उनको एमओए और एओए पता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये हमारा अपोजिट है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब क्या है? जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है उसके अंदर आउटसाइड को ऐसा एज्यूम करा जाता है कि उनको
कंपनी के जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता हो। ठीक है। However, outsiders cannot know the company's internal affair. हमारे में सिर्फ इतनी सी बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हम इतना जानिए, बाहर वाले लोग जो हैं, जो कंपनी के बारे में जिन्हें इंटरनली कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें एमओए या फिर एओए पता होना चाहिए कंपनी का, जब वो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, चाहे उनको इंटरनल ना पता हो कंपनी का। ठीक है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है इस डॉक्ट्रिन की। डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। कल को मैंने फॉर एग्जांपल, मैं कल को गई, मैंने सोचा चलो इस कंपनी को मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ, या इस कंपनी के साथ वाइंड अप कर लेती हूँ, या इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेती हूँ। एओए मैंने उसका पढ़ा, मैंने उसका एमओए पढ़ा। अब फिर मैंने उन सब चीजों के बेसिस पे मैंने उससे कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसका शेयर ले लिया, उसको सब्सक्राइब कर लिया। तो मैं एक आउटसाइडर थी, मैंने सिर्फ उसका एमओएन एओए के बेसिस पे उस कंपनी पे ट्रस्ट करा। ठीक है। अब उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज है वो तो मुझे नहीं पता है ना, तो मैं उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी कल को मेरा लॉस होता है तो। इसी बात की एक्सेप्शन है। अगर सामने वाला जो व्यक्ति है, जो आउटसाइडर है, अगर उसको पहले से ही पता है कंपनी के रेगुलरिटी को लेके, तो वो प्रोटेक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। होवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवोरी के कॉपरेशन, इस वाले केस में बात कही गई थी। ठीक है। सुस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी, आपको पहले से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आउटसाइडर को इंक्वायर करना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, बट उस केस में भी आपने कहीं पे इंक्वायर नहीं करा, तो इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर्जरी, कंपनी इज नेवर लायबल फॉर फॉल्स डॉक्यूमेंट। इसमें कंपनी लायबल, कभी भी कंपनी किसी भी फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए लायबल नहीं होती है। ठीक है। नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल, अगर कोई भी आउटसाइडर है, अगर उसने कभी कंपनी का एओए चेक ही नहीं करा, तो उस सिचुएशन में ये प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक्ट आउटसाइड द अपेरेंट अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर है वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड एक्ट कर रहा है, तो उस केस में कंपनी बाउंड नहीं होती। ठीक है। ये बेसिकली उन सब सिनेरियो में ठीक रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जब आप किसी भी कंपनी का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये काफी सही रहता है, आपको इंटरनली मतलब एमओ या एओ एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स की, प्रोस्पेक्ट्स का क्या मीनिंग होता है, तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट है वो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 70 के अंदर बताए गए हैं। ठीक है। तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स होते हैं क्या है, प्रोस्पेक्ट्स एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट होती है जिसको जो पब्लिक कंपनी है वो इशू करती है, ताकि लोगों को इनवाइट करा जा सके कि वो जो इनकी कंपनी की सर्विसेज है उसको सब्सक्राइब करे या फिर उसके शेयर परचेज करे। तो लोगों को इनवाइट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करा जाता है जिसको बेसिकली प्रोस्पेक्ट बोला जाता है। और वो जो प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की A to Z सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है, चाहे उसके बिजनेस की, फाइनेंशियल्स की, रिस्क की, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इन्फॉर्म्ड होकर अपना डिसीजन ले सके, इसलिए प्रोस्पेक्ट को इशू करा जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी की। अब हमारे पास कुछ टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। ये एक प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है। ये तब इशू करा जाता है, इसके अंदर ना सारी की सारी कंपनी की डिटेल होगी, लेकिन इस वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर जो फाइनल प्राइस होता है वो नहीं लिखा होता है इस वाले प्रोस्पेक्ट में। ठीक है। इसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं होता है कि कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर करी जाएगी या फिर क्या फाइनल प्राइस होगा, वो इस प्रोस्पेक्ट के अंदर नहीं होता है। लेकिन कंपनी की सारी A to Z जितनी भी डिटेल होगी वो सारी की सारी इस प्रोस्पेक्ट में अवेलेबल होती है। ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है उस प्रोस्पेक्ट का, कि जो रेड मार्क एरिया होता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक रेड मार्क बॉर्डर लगाया जाता है जो इंडिकेट करता है कि ये अभी फाइनल नहीं है, मतलब इसके अंदर जो सिक्योरिटीज है वो फाइनली ऑफर नहीं करी गई है, और उनका जो फाइनल प्राइस है वो सेट नहीं करा गया है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्ट। डीम्ड प्रोस्पेक्ट सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 में आता है। ये वो प्रोस्पेक्ट होते हैं जिसको हम ऐसा मानते हैं कि हाँ ये प्रोस्पेक्ट है, जैसे कि ऑफर टू सेल है, ठीक है, फिर कोई भी लेटर टू सेल है, उसको एक ऐसा डीम प्रोस्पेक्ट माना जाता है। ठीक है। और उस प्रोस्पेक्ट के अंदर मतलब जो ऑफर हमने निकाला है उसके अंदर भी हम सारी की सारी कंपनी की नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करेंगे। उस ऑफर टू सेल जो होगा या फिर कोई भी ऑफर फॉर सेल होगा उसको एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्ट माना जाएगा। ठीक है। इवन वो जो ऑफर ऑफ सेल होगा वो भी जैसे प्रोस्पेक्ट होता है उसी तरह से उसको भी माना जाएगा, और जो लाइबिलिटीज एक प्रोस्पेक्ट की होती है वही सेम लाइबिलिटीज उस ऑफर की भी होगी। अब एक आया शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि हमारा सेक्शन 31 में दिया गया है। एक शेल्फ का मीन्स होता है लाइफ और वैलिडिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्ट।
बेसिकली एक प्रोस्पेक्ट की जो मिनिमम लाइफ होती है वो 1 साल की होती है, ठीक है। आपको जो भी कोई शेयर प्रोस्पेक्ट होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। काफी सारी कंपनीज हैं जो फंड रेज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया बैंक्स, जो कि फंड रेज करते हैं, लोन इश्यू करते हैं। उन सब के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो 1 ईयर तक वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। फिर आए एवरेज प्रोस्पेक्ट। एवरेज प्रोस्पेक्ट भी एक प्रोस्पेक्ट ही होता है। इसके अंदर सारी की सारी समरी दे रखी होती है कंपनी की। इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स प्रोस्पेक्ट के जैसे ही होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की, ताकि कोई इन्वेस्टर है उसे क्विक एंड कन्वीनियंट तरीके से ये प्रोस्पेक्ट जो है बनाया जाता है कि उस इन्वेस्टर को सारी इंफॉर्मेशन मिले कंपनी की एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वो था हमारा एवरेज प्रोस्पेक्ट होता है वो। अब बेसिकली प्रोस्पेक्ट का मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस सिर्फ यही है कि जो पब्लिक है उनको सारी की सारी फुल एंड फेयर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाए कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी के बिजनेस के बारे में। तब ये जो प्रोस्पेक्ट है ये इशू करे जाते हैं, ठीक है। अपना पेपर में जो है बेसिकली रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट ही आता है, और जब प्रोस्पेक्ट आता है आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट बताने के बाद आप इसेंशियल्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके इसेंशियल क्या है, इसके अंदर सारी डिटेल होती है प्रमोटर्स की, डायरेक्टर्स की, और इसकी जो की मैनेजमेंट है उन सब की सारी डिटेल होती है इसके अंदर। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट होती है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू ये सब मेंशन होता है। जितने भी रिस्क फैक्टर होंगे वो भी प्रोस्पेक्टर में मेंशन होंगे। शेयर कैपिटल जो है स्ट्रक्चर की वो सब उसके अंदर मेंशन होगा। टर्म्स ऑफ इशू क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है। अंडर राइटिंग एंड ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स अरेंजमेंट वो सारी की सारी चीजें हमारी प्रोस्पेक्ट के अंदर लिखी होती है, ठीक है। सो एक जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या होता है, वो रजिस्टर्ड होता है आरओसी के थ्रू। वो जो प्रोस्पेक्ट है वो रजिस्टर्ड करवाया जाता है, इससे पहले शेयर अलॉट हो उससे पहले प्रोस्पेक्ट को जो है रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट क्या है, बेसिकली कंपनी के इंट्रोडक्शन लेटर है, ठीक है, जो हमारे इन्वेस्टर्स को दिया जाता है ताकि उनको सारी की सारी डिटेल्स जो है कंपनी के बारे में बताई जा सके। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो इन्वेस्टर्स है ना ये उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉड से। ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उसके साथ साथ जो भी कोई इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सारे के सारे डिसीजन पता हो, और वो सारी की सारी चीजों का एनालाइज करके गो थ्रू करके उसके बाद ही अपना डिसीजन ले, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर प्रमोटर्स डायरेक्टर प्रोस्पेक्ट के अंदर कुछ भी मिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो सब क्रिमिनली या फिर सिविल लायबल होंगे, अगर उसके अंदर कुछ भी ये लोग मिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो। अब स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं। तो जो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्ट है ये आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एकेडमिकली चल रहा है, अदरवाइज ये अभी मेंशन नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट था जो प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो थी इसको यूज करती थी, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता था जब कोई भी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करना होता था, ठीक है, जब उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो कोई प्रोस्पेक्ट इश्यू कर सके, तो उस सिनेरियो में ये लोग स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट को इश्यू करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे 1 महीने पहले हमें प्रोस्पेक्ट इश्यू करना होता है, अब हमारे पास टाइम भी नहीं 1 महीने का, तो उस सिनेरियो के अंदर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट इश्यू होती है, उसको एज अ प्रोस्पेक्ट की तरह ही कंसिडर करा जाता है। मतलब कि इवन जो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट होगी वो भी सिविल या फिर क्रिमिनली लाइबल होगी, अगर उसके अंदर डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स कुछ भी झूठ बोलेंगे तो वो लोग भी लाइबल होंगे, ठीक है। जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट इशू करने का टाइम नहीं है उस केस में हम इसको इशू करते हैं, एक तरीके का सब्सिट्यूट सर्कुलर या फिर सब्सिट्यूट प्रोस्पेक्ट इसको माना जाता है, ठीक है। इवन ये भी कंटेन करता है कंपनी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद इससे कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ही कंपनी डिटेल इसमें मेंशन होगी, लाइक नेम एड्रेस बिजनेस डिस्क्रिप्शन वो सारी चीजें, ठीक है। उसके शेयर कैपिटल वो सब कुछ मेंशन होगा। मैनेजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। डिबेंचर्स को लेके जो भी इशूड करे उन्होंने शेयर्स उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन होगी इसके प्रॉपर्टी परचेज के बारे में, जो पेमेंट आई है वेंडर से उन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इवन ऑडिट फाइनल रिपोर्ट्स भी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्ट, जब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रोस्पेक्ट बना सके उस सिनेरियो में हम ये स्टेटमेंट लियो और प्रोस्पेक्ट को यूज करते हैं 3 डेज बिफोर। अब ये जैसे अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर करना है उसे 3 दिन पहले आप स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्ट देंगे, जब आपने
प्रोस्पेक्ट नहीं इशू करा है तब। ये इन दोनों का डिफरेंस है। प्रोस्पेक्ट इंफॉर्मेशन बताता है कंपनीज के सिक्योरिटीज के बारे में और सारी चीजों के बारे में। ऐसे ही ये भी सारी चीजों के बारे में हमको क्या बताता है, कंपनी की इंफॉर्मेशन देता है। बट ये रेगुलर प्रोस्पेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। मैटर्स कंटेंट, इसके अंदर सारे ऑफर लिखे होते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की। इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है बट उतनी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू प्रोस्पेक्ट्स। इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन होगी बट थोड़ी कम इंफॉर्मेशन होती है। टिपिकली ये इशू करा जाता है जब न्यूली गोइंग ऑन पब्लिक कंपनी होती है या फिर उन्हें कोई न्यू ऑफरिंग करनी है, तब इसको इशू करते हैं। मोस्टली कंपनी जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो प्रोस्पेक्ट इशू करें, तो वो स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्ट इशू कर देते हैं। इसमें सिक्योरिटीज कमीशन का अप्रूवल चाहिए होता है, इसके अंदर किसी भी तरीके का सच अप्रूवल नहीं चाहिए होता। प्रोस्पेक्टर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तक। ठीक है, इसका इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ठीक है, इसमें हमें टाइम चाहिए होता है, इसमें हमारे पास जब टाइम नहीं है तब हम इसको बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये इसलिए यूज होता है प्रोस्पेक्ट ताकि एक लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट को गैदर करा जा सके। ठीक है, और ये थोड़ा फॉर्मल लगे बट ये लेस फॉर्मल पर्पज इसके लिए यूज होता है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप। अब हम मेंबरशिप में देखते हैं कि कौन एक पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो सब्सक्राइब करता है उस कंपनी के एमओए को, ठीक है, और वो अपना नेम जो है एंटर करता है उसके रजिस्टर के अंदर, तो वो एक मेंबर बन जाता है कंपनी का। कोई भी व्यक्ति जो एग्री करता है राइटिंग में कि वो मेंबर बनना चाहता है उस कंपनी का, तो वो भी क्या बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है। बस उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर होल्ड करे हुए हैं कंपनी के और उसका जो नेम है वो एंटर्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर, तो वो व्यक्ति भी मेंबर बन जाता है। ओनली व्हेन द पर्सन's नेम इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ही कंसिडर्ड एज मेंबर। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर रिटर्न होगा वही व्यक्ति को मेंबर माना जाएगा। ठीक है, अब मेंबर कौन बन सकता है? कोई भी इंडिविजुअल मेंबर बन सकता है, कोई भी कॉर्पोरेशन मेंबर बन सकता है, कोई भी फॉरेनर भी मेंबर बन सकता है। ठीक है, कोई भी माइनर के शेयर भी मेंबर बन सकता है, लेकिन माइनर नहीं बनेगा, उसके बिहाफ पे उनके जो गार्जियन है वो मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेंबर कोई भी व्यक्ति बन सकता है और इन शॉर्ट जो भी कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो सब जो है मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनना इजी है। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, किस तरह से हम लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। बाय सब्सक्राइबिंग ऑफ एमओए, अगर आप एमओए को सब्सक्राइब करते हो तब आप मेंबर बन जाएंगे। बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बाय ट्रांसफर, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बाय एस्ट्रॉपल और एक्वेसेंस, एंड बाय डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। ठीक है, ये सारे मोड है हमारे पास। अब जैसे हम सबसे बात करते हैं सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। कोई भी व्यक्ति जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में साइन करता है बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, अ पर्सन इज ऑटोमेटिकली डीम टू हैव एग्री टू बिकम अ मेंबर। अगर कोई भी व्यक्ति जो है मेमोरेंडम में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले उस पर साइन करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो कंपनी का मेंबर है। ठीक है, एप्लीकेशन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कोई भी पर्सन जो अप्लाई कर रहा है उसके शेयर के लिए और कंपनी उसको शेयर अलॉट कर रही है तो वो व्यक्ति भी एज अ मेंबर माना जाएगा कंपनी का। ट्रांसफर ऑफ शेयर, कोई भी पर्सन एक्वायर कर रहा है शेयर्स को किसी भी एग्जिस्टिंग मेंबर से थ्रू अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, तो वो व्यक्ति भी जो है मेंबर माना जाएगा। इस तरह से वो मेंबरशिप को ले सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये अगर होता है जब कोई किसी की जो हमारा शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो बैंकरप्ट हो गया हो, उस सिनेरियो में उसके जो लीगल हेयर है या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर बन जाते हैं कंपनी के। इस तरह से वो अपने मतलब कि उस तरह से वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। बाय स्टॉपल, अगर कोई भी व्यक्ति है उसे पता था कि उसका नेम जो है उसमें रजिस्टर हो रहा है लेकिन उसने नहीं रोका उस चीज को, उसने उस चीज को होने दिया, तो वो व्यक्ति भी क्या है, वो व्यक्ति भी एक मेंबर बन सकता है। ठीक है, डायरेक्टर्स आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू होल्ड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। इवन जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी को उनके भी रिक्वायर्ड होता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स को अपने पास रखें। ठीक है, और वो उन्हें अंडरटेकिंग में उन शेयर्स को लेना पड़ता है, तभी वो लोग डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर भी मेंबर तब बनता है जब वो क्या करते हैं, शेयर को परचेज कर लेते हैं, वो अंडरटेकिंग देते हैं कि वो इन शेयर्स को ले रहे हैं। तो मोड ऑफ एक्विजिशन, ये सारे एक्विजिशन के मोड हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर मेंबर बन सकता है, तो ये सारे उसके तरीके हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन कैसे होगा। तो टर्मिनेशन ट्रांसफर से हो सकता है, फोरफिचर से हो सकता है, बाय बैक से हो सकता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, बाय कोर्ट ऑर्डर और वाइंडिंग अप। ठीक है, ये सब कुछ तरीके हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप का टर्मिनेशन कैसे होगा। By transfer of share, once the share transfer is registered, transfer name is removed. जब एक शेयर ट्रांसफर हो जाता है तो जो ट्रांसफर होता है उसका नेम वहां से रिमूव कर दिया जाता है। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मतलब अगर जो हमारा शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई है, जो मेंबर हमारे उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लीगल हेयर जो है वो मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर कोई शेयर होल्डर है वो फेल हो गया है कॉल्स पे अपने शेयर के लिए पेमेंट करने के लिए, उस केस में कंपनी फॉरफिट कर सकती है उसके शेयर्स को। ठीक है। और जब फॉरफिट होगा तो रिजल्ट है कि टर्मिनेशन हो जाएगा मेंबर का। बाय बैक शेयर्स ये होते हैं जब कोई कंपनी है अपने शेयर्स को खुद ही वापसी खरीद लेती है। ठीक है। मेंबर्स होल्डिंग दो शेयर सीज टू बी अ मेंबर, और जिन लोगों ने उस शेयर को परचेज कर रखा होता है वो सीज हो जाते हैं एज अ मेंबर जब कंपनी अपने शेयर खुद ही खरीद लेती है। ठीक है। समझ आया? अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज स्टूडेंट्स अपने आप डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अब बात करते हैं बाय रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ शेयर। रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर होल्डर सीज टू बी मेंबर व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड। जो हमारे हमारे जो रिडेम्बल प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स हमारे प्रेफरेंसेस पर होते हैं, वो एज अ सीज हो जाता है मेंबर जब जो शेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी रिडीम्ड हो जाते हैं। उस सिनेरियो में वो लोग जो है प्रेफरेंस पर नहीं रहते हैं। बाय सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, मतलब कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर करा है शेयर्स को सेल करने के लिए कंपनी के डेब्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, उस केस में जो है मेंबरशिप एंड हो जाती है। बाय इंसॉल्वेंसी, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सो जो ऑफिशियल असाइनी या फिर रिसीवर होता है वो खुद ही ओनर बन जाता है शेयर का जिस टाइम पे इंसॉल्वेंसी होती है। इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर्स मेंबरशिप इफेक्टिवली एंड। ठीक है, जब इंसॉल्वेंसी होती है तो शेयर होल्डर्स में मेंबरशिप होती है वो एंड हो जाती है। बाय रिसेशन ऑफ कोर्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर शेयर इज वर्डेबल, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है एक शेयर को एक्वायर करने के लिए, अगर वो वॉइडेबल है, लाइक उसके अंदर कोई फ्रॉड है या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, इन सारे केसेस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड करा जाएगा। ठीक है। और जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ठीक। बाय वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अब वाइंडिंग अप, अगर मेंबर्स डज नॉट टर्मिनेट इमीडिएटली, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो मेंबर्स इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं होते हैं, बट जो शेयर होल्डर्स के राइट होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो मेंबरशिप होती है वो एंड हो जाती है और कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। मेंबर्स इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है वो इमीडिएटली श्रिंक हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास तरीके थे टर्मिनेशन के, और उससे पहले हमने तरीके देखे एक्विजिशन के। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन दोनों ही अच्छे से पढ़ लेगा जिस तरह से इसमें हमने ऐसे बताया है, ताकि वो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं शेयर एंड शेयर कैपिटल, क्या मीनिंग है, नेचर है उसका। तो अब अगर हम बात करते हैं शेयर की, तो बेसिकली शेयर क्या है? शेयर एक यूनिट है ओनरशिप इन द कंपनी, मतलब आप जितने शेयर परचेज करते हो वो एक तरीके की यूनिट है कि कितनी आपकी ओनरशिप है उस कंपनी के अंदर। ये रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट को कंपनी के अंदर। ठीक है। अगर आपने 10 रुपए का भी शेयर ले रखा है ना किसी कंपनी का, तो आपका उस कंपनी के अंदर राइट बनता है। ठीक है। तो ये होता है हमारे शेयर बेसिकली। हमारे जो लीगल डेफिनेशन है शेयर की वो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 84 में दी गई है। A share means a share in the share capital of a company and include stocks। ठीक है। शेयर मीन्स क्या है? शेयर मीन्स एक ऐसा शेयर जो कैप मतलब कि जो कंपनी की कैपिटल में है, और इसके अंदर हम स्टॉक्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल रेफर्स करा जाता है टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज, मतलब कि जितना अमाउंट मनी का रेज हुआ है। ठीक है। मतलब जितना भी शेयर कैपिटल रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज। शेयर कैपिटल का मतलब होता है जितना भी टोटल अमाउंट जो मनी रेज करा है कंपनी ने, मतलब जितनी मनी रेज करी है कंपनी में शेयर इशू करके। ठीक है। उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, मतलब जितना भी अमाउंट एक कंपनी इशू कर रही है शेयर्स के लिए उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है। ये इट्स अ फॉर्म ऑफ परमानेंट फाइनेंशियल बेसिस के लिए, मतलब कंपनी का परमानेंट फाइनेंशियल बेस की एक फॉर्म होती है। ठीक है। और ये हमारा इक्विटी सेक्शन के अंदर शो करता है बैलेंस शीट में। ठीक है। तो बेसिकली शेयर कैपिटल का होता है कंपनी जितने भी शेयर इशू कर रही है वो सब शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं,
और बैलेंस शीट के अंदर वो इक्विटी सेक्शन में जाते हैं। अब नेचर क्या होता है शेयर्स का? सो बेसिकली शेयर्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, इसके अंदर मेजर ऑफ इंटरेस्ट होता है। इवन ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकली तो नहीं दिख रहे बट इनका एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट होता है। बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कोई भी व्यक्ति जो शेयर परचेज करता है उसके डिविडेंड राइट्स एंड वोटिंग राइट्स एंड लायबिलिटी जो है उसकी उसके साथ ही बन जाती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ शेयर, हमारे पास कितने टाइप के शेयर है, हमारा सेक्शन 43 इस बारे में बात करता है। अब अगर हम बात करें काइंड ऑफ शेयर की, तो हमारे पास दो टाइप के शेयर है, एक इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर में हमारे वोटिंग राइट आते हैं, डिविडेंड इसमें फ्लक्चुएट होता रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता। हाई रिस्क एंड हाईएस्ट रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है इक्विटी शेयर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी जो है डिसाइड नहीं होता है, बस हाँ अगर आपने इक्विटी शेयर बाय करा है तो आपका कंपनी के ऊपर राइट बन जाता है, आपका वोटिंग राइट मिल जाता है। ऐसे सिनेरियो में अगर आप लोग शेयर में डील करते होगे, कंपनी में कोई मीटिंग होती होगी, तो आप लोग को भी एक मेल आता होगा। सो वो सब हमारे इक्विटी शेयर्स में आता है, जो लोग इक्विटी शेयर परचेज करते हैं। बात करें प्रेफरेंस शेयर की, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, जो भी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस पे रहते हैं उनको मिलता है। इसमें प्रेफरेंस जो है डिविडेंड को मिलता है। प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप करती है या रीपेमेंट करती है, उन सारे केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अंदर डिविडेंड का फिक्स रेट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अंदर वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, काइंड्स ऑफ शेयर के अपने पास टू टाइप्स के शेयर होते हैं, शेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये हमने देखा, शेयर क्या होता है हमने वो भी देखा। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरीके की शेयर कैपिटल्स होती हैं। अब अगर हम इसी काइंड की बात करें तो पहला तो होता है ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल जो कि एमओए में दी गई है। जितनी एमओए में कैपिटल लिखी हुई है उतनी ही कैपिटल को जो है कंपनी ऑथराइज होती है रेज करने के लिए। अगर एमओए में लिखा है ना कि हम 60% ऑथराइज हैं उसको रेज करने के लिए कैपिटल को, तो हम सिर्फ उतने परसेंट ही उसको रेज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल में से हमने कितनी कैपिटल इशू करी है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, वो होता है हमारा इशू कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जिसमें से, जैसे हमने जो कैपिटल इशू करी उसमें से कितना पब्लिक ने लिया, वो होता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? जो कि पोर्शन होता है सब्सक्राइब कैपिटल का जिसे पेमेंट के लिए कहा जाता है, वो हमारा जो कम मतलब कि ऑथराइज कैपिटल में आप जितना परसेंट ऑथोराइज है आप उतना ही रेज करेंगे। ठीक है, इशू कैपिटल 60% ऑथोराइज थे, 40% हमने इशू करा पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो हो गया इशू कैपिटल। उसके बाद आया सब्सक्राइब कैपिटल, 40% में से 20% लोगों ने उसको सब्सक्राइब करा, तो वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल ये हो गया जो पोर्शन था सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, उसके बाद पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो होता है जो अमाउंट रिसीव हुआ शेयर होल्डर से उन सब्सक्रिप्शन पर, वो हो गया हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल ये होता है जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है। ठीक है, अब ये जो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल होती है ये रिजर्व इसलिए करी जाती है ताकि जिस टाइम पे वाइंडिंग अप का समय आता है तो उस टाइम पे वो जो कैपिटल है उसको यूज करा जाता है। रिजर्व कैपिटल इसे रखी जाती है कि कुछ अमाउंट कंपनी अलग से रखती है, जब कंपनी वाइंड अप होगी या फिर ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो उसमें उसको यूज करा जाता है। अनकॉल्ड कैपिटल होता है रिमेनिंग अमाउंट नॉट यet डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, मतलब कुछ ऐसा रिमेनिंग अमाउंट जो कि अभी शेयर होल्डर से डिमांड नहीं करा गया, तो वो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल होता है। ठीक है, समझ आया? अब इसमें बात करते हैं राइट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के क्या राइट होते हैं? शेयर होल्डर के राइट होता है राइट टू वोट, राइट टू डिविडेंड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब शेयर होल्डर जो है वोट कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट मैटर्स में शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल के प्रोसेस में। ठीक है, राइट टू डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स है वो इंटाइटल होते हैं कि वो रिसीव करे शेयर ऑफ द कंपनी, और जो शेयर से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ही रिसीव करे, ऐसे इनका राइट होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करें, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की, चाहे कोई नोटिस हो, एजेंडा हो, एनुअल रिपोर्ट हो, वो सारी डॉक्यूमेंट्स ये लोग रिसीव करें, ऐसा इनका राइट होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर होल्डर्स के पास जनरली राइट होता है कि वो अपने जो शेयर्स हैं उसको सेल कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब वो अपने जो
शेयर्स में उसको ट्रांसफर या सेल कर देते हैं तो उनकी ओनरशिप भी जो है ट्रांसफर और सेल हो जाती है। राइट टू लीगल रेमेडीज, शेयर होल्डर जो है लीगल रेमेडीज इनिशिएट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कंपनी या डायरेक्टर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट करा है, मिस मैनेजमेंट करा है, तो उस केस में जो है राइट टू लीगल रेमेडीज अवेलेबल होता है शेयर होल्डर्स के पास। राइट टू शेयर ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन इन द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर का जो हिस्सा है उनके रिमेनिंग एसेट्स पर वो लगा सकती है, बट ओनली आफ्टर ऑल क्रेडिटर्स एंड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड। ये उसी सिनेरियो में होगा जब हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और जितने भी क्रेडिटर हैं वो जब सब पे कर चुके होंगे, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स जो है एसेट्स लगा सकते हैं लिक्विडेशन पे। ठीक है, अब इनकी क्या ड्यूटीज होती है। तो हमारे जो शेयर्स की ऑब्लिगेशन जो ड्यूटीज होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स का उसको पे करा जाए। ठीक है, टू फॉलो अप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ड्यूटी टू अब्सटेन फ्रॉम फ्रॉड, ड्यूटी इन मीटिंग्स, ये शेयर होल्डर्स की सारी ड्यूटी होती है कि वो अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटी होती है शेयर्स की, जिस टाइम पे शेयर होल्डर्स जो है शेयर परचेज करते हैं उस टाइम पे ड्यूटीज होती है। अब बात करें इशुएंस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इसका मतलब क्या होता है। अब जो हमारा इशुएंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी जो है रेज करती है अपनी शेयर कैपिटल बाय ऑफरिंग एंड एलोकेटिंग शेयर टू द पर्सन। ठीक है, अब ये जो हमारा सेक्शन 23, 39, 42 एंड 62 एंड 63 ऑफ कंपनीज एक्ट के थ्रू ये सब कुछ जो है रन होता है। ओके, अब बात करें मीनिंग ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी शेयर जो रेफर करा गया है by process of which a company offer its share for subscription। issuance of share मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक कंपनी ऑफर करती है कि हमारे शेयर्स को आके आप सब्सक्राइब कीजिए। और इश्यूएंस कैसे हो सकता है, कोई भी पब्लिक ऑफर के थ्रू हो सकता है, किसी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, राइट ऑफ इश्यू कर सकते हैं लोग, बोनस इश्यू कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हैं, एसऑप कर सकते हैं, और स्वीट इक्विटी शेयर ये लोग कर सकते हैं। अभी इन सब चीज के बारे में अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोग को भी वीडियो शेयर कीजिए जिनके अभी एग्जाम है। ठीक है, पब्लिक इशू मतलब जो प्रोस्पेक्ट इशू कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल निकाल सकते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम भी कर सकते हैं अपने शेयर्स को इशू करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए सारा प्रोसेस ये कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये इशू कर सकते हैं शेयर टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। राइट्स इशू, शेयर जो ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये होता है जब ये शेयर इशू करते हैं कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स को, लाइक प्रमोटर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेंटर्स को, उन सबको ये जो है शेयर अपने अलॉट कर सकते हैं जो उनकी प्रेफरेंस पर जो लोग होते हैं। ठीक है, अब इन सबको करने के बाद जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और शेयर सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो कि कंपनी इशू करती है उसके शेयर होल्डर को, जिसके अंदर उस जिस सर्टिफिकेट के अंदर उस व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, और ये जो एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के। ठीक है, और ये जो हमारा सर्टिफिकेट होता है कम से कम दो डायरेक्टर इस पे साइन करते हैं, और ये हमारा सेक्शन 46 के अंदर दे रखा है। मतलब एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट हमारा सेक्शन 46 के अंदर है। ये एक वो सर्टिफिकेट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है, जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट के अंदर टू डायरेक्टर्स के साइन होते हैं और ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि हाँ जी आप इस कंपनी के एक शेयर होल्डर हैं। ठीक है, मेथड ऑफ अलॉटमेंट ये भी सेम है जब भी हमने पीछे पढ़ा। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ये क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी ऑफर करा जाता है कि जो शेयर्स है वो इसको परचेज करें। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गन की, कंपनी क्या होती है और उसके कितने टाइप के ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, सिंस इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है, एक लीगल पर्सन है लेकिन वो अकेले खुद तो एक्ट नहीं कर सकती है, इसके जितने भी फंक्शन है ह्यूमन एजेंसीज ही इसको रन करती हैं। ठीक है, इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं, इसकी अपनी खुद की पावर्स होती हैं, खुद की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि हमारा कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है। अब बात करते हैं कंपनी की डेफिनेशन की जो कि सेक्शन 2 के सब क्लॉज 20 में आती है। कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनीज एक्ट या फिर किसी भी प्रीवियस लॉ में
तो वो हमारा कंपनी माना जाएगा। अब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी के मेंबर्स की, परपेचुअल सक्सेशन होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना गया है कंपनी को, ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है इसके पास, इनकी अपनी कॉमन सील होती है, इवन कंपनी स्यू भी कर सकती है और स्यूड भी हो सकती है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की। ठीक है। अब बात करते हैं वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द कंपनी। इसके कुछ ऑर्गन जैसे कि शेयर होल्डर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर एंड की मैनेजरियल पर्सनल, इसके क्या है ऑर्गन्स होते हैं एक कंपनी के। जब ये सब लोग रन करते हैं तभी एक कंपनी अच्छे से रन कर पाती है। बात करें शेयर होल्डर्स की, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रियल ओनर माना गया है कंपनी का, जबकि ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो डेली ऑपरेशन में पार्ट नहीं लेते, डेली वो जनरल मीटिंग से पार्ट नहीं बनते, लेकिन स्टिल जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रियल ओनर माना गया है कंपनी का। अब फंक्शंस क्या होते हैं शेयर होल्डर्स के? शेयर होल्डर जो है पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स उनकी रिकमेंडेशन है वो बता सकते हैं, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड्स में कर सकते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स में कर सकते हैं, इवन वाइंडिंग अप का डिसीजन हो रहा है तभी उसमें अपना वोटिंग राइट यूज कर सकते हैं, चेंज इन कैपिटल शेयर, अप्रूविंग मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स और बोरोविंग। तो इन सारे केसेस के अंदर जो है शेयर होल्डर अपने राइट टू वोट को यूज कर सकते हैं और इन सब के अंदर शेयर होल्डर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अभी हमने बात की शेयर होल्डर्स की, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो हमारी सेक्शन 149 की सब क्लॉज 1 में दे रखी है। ऐसा माना गया है पब्लिक कंपनी के अंदर हमारे 3 डायरेक्टर होने चाहिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होने चाहिए, और एक जो कंपनी है वो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है बिना किसी रेजोल्यूशन को पास करे, लेकिन अगर कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है। द बोर्ड इज द ब्रेन एंड मैनेजमेंट और ऑर्गन ऑफ द कंपनी। अब ये जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, ये एक मेन ब्रेन माना गया है इसको किसी भी कंपनी का, क्योंकि इसी के थ्रू मैनेजमेंट होता है पूरा कंपनी का। इसके मेन फंक्शन क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, बिजनेस डिसीजंस को लेना, बजट्स इंप्रूव करना, सर्टिफिकेट इशू करना, जनरल मीटिंग्स कराना, रिकमेंडेशन करना, की मैनेजरल पर्सनल्स को अपॉइंट करना, इनके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। ठीक है। शेयर होल्डर इनकी एग्जीक्यूटिव पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। अब इनका काम होता है मीटिंग कंडक्ट कराना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम होता है मीटिंग कंडक्ट कराने की। तो ये जो मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी वो 30 डेज के अंदर होनी चाहिए। जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसके 30 दिनों के अंदर इनको बोर्ड की मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी। एट लीस्ट हर साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है। अब मीटिंग करा रहे हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो जब भी मीटिंग होती है तो 7 डेज, हाँ जब भी मीटिंग होती है तो 7 डेज पहले नोटिस दिया जाता है। बाय हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है नोटिस दिया जाता है। ठीक है। तो मीटिंग करने से पहले ये लोग क्या करेंगे, नोटिस देंगे, और इसकी जो रेगुलेशन है नोटिस की वो सेक्शन 67 में दी गई है। ठीक है।